स्टैटिस्टिक्स वर्ड इज यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज किया जाता है। सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस क्या है? सिंगुलर मतलब सिंगल एक इंडिविजुअल आइटम की बात हो रही है, प्लूरल मतलब कंप्लीट आइटम की बात हो रही है। सर प्लूरल हो सकता है ना, प्लूरल नहीं हो सकता इसका प्लूरल सेंस प्लूरल है, मैं कहाँ ना कर रहा हूँ नहीं हो सर। सकता। इसमें आंसर में दोनों दे रखे हैं ना, बोथ एंड भी। हाँ हाँ, तो सिंगल क्यों इसमें सिंगुलर? सिंगुलर क्यों है? हाँ जैसे ना इंडिविजुअल आइटम को ही तो हम डेटा लेकर के कलेक्टिव करते हैं उसको, तो सिंगुलर इसलिए है क्योंकि इंडिविजुअल आइटम्स का हम डेटा ले रहे हैं, और प्लूरल इसलिए क्योंकि उसको कलेक्टिव करके हम डिसीजन लेते हैं, इसलिए बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैटिस्टिक्स इंप्लाइज डेटा स्टैटिस्टिकल मेथड्स बोथ, तो जो मेथड लगाएंगे हम वो डेटा में ही लगाएंगे, इसलिए बोथ आंसर हो गया जी। थर्ड क्वेश्चन, फादर ऑफ स्टैट्स, नाम आपको याद ही करना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज, ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर, इसमें भी आपका ऑथर का नाम है, याद रखना। उन्होंने बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को लिखा है एक एवरेज की साइंस है, मैक्सिमम काम जो इसमें है वो एवरेज वाला ही है। स्टैटिस्टिक्स ऑन एन एवरेज कितना पॉपुलेशन है, या ऑन एन एवरेज कितनी इनकम है, या ऑन एन एवरेज क्या पॉपुलेशन है, ऑन एन एवरेज हर चीज में एवरेज की बात है, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कौन सी आइटम स्टैटिस्टिक्स है? राम ने 60% मार्क्स लाए हैं इंग्लिश में, ए में लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है राम ने 80% मार्क्स लाए हैं मैथ में। सी में लिखा है राम ने 90% मार्क्स लाए हैं इकोनॉमिक्स में। और डी में लिखा हुआ है कि राम ने इकोनॉमिक्स में 90% मार्क्स लाए हैं इस साल, जबकि पिछले साल इकोनॉमिक्स में 80% मार्क्स लाया था। तो कहीं ना कंपैरिजन वाला पॉइंट आ गया इसके अंदर। स्टैटिस्टिक्स हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो स्टैटिस्टिक्स। समझ में एडी स्टैटिस्टिक्स में क्यों आ गया? तो सारे गलत है सर। राम की तो बात हो रही है इसमें। एक राम की बात हो रही है सर, पुलिस उधर पुलिस थोड़ी ना हो रही है कि तब स्टैटिस्टिक्स में अगर स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज ना कंट्री के लिए भी करें। जैसे हमने बताया कि एक सिटी के लिए भी कर सकते हैं, एक फैमिली के लिए कर सकते हैं, एक फैक्ट्री के लिए कर सकते हैं, एक स्कूल के लिए कर सकते हैं, एक पर्सन के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एवरेज करके परसेंटेज निकाल रहे हो तो वो भी आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद एग्रीगेट मतलब समेशन, जोड़ना, एक ही चीज को लाकर के जोड़ना, ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। तो बाकी तीनों में गलत लिखा हुआ है सर। ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट का मतलब ये कि पहले हम फैक्ट्स को इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, सर्वे वगैरह करके इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब जो चीज जहां की है उसको वहां लिखना, ये इतने मेल है, इतने फीमेल है, या इतनी इनकम है, या इतने एक्सपेंस है, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे पहले, तभी उसे एग्रीगेट करेंगे बाद। 7 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स किस लिए यूज हो जाती है? तो ये सभी के लिए यूजफुल है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। 8th क्वेश्चन, द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाय, बिल्कुल परफेक्ट यूज जो इसका, जो स्टैटिस्टिक्स के जो पर्सन होते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उसका सबसे बेस्ट यूज कर पाएंगे। ये चीज तो हर एक पर्सन के लिए है जी, ऑब्वियस सी बात, किसी भी चीज का जो बेस्ट यूजर कौन कर पाएगा, वो उसका स्पेशलिस्ट। 9th क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ डैश, किस चीज की स्टडी है? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। सर क्वालिटेटिव कॉमर्स में कहीं है ना, अकाउंट्स है ना इकोनॉमिक्स है। 10 कौन सा फॉल्स है ये बताना। स्टैटिस्टिक्स डील विद ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, सही है। बी, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सही है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ नो यूज टू इकोनॉमिक्स विदाउट डेटा, डेटा अगर नहीं है तो कोई यूज नहीं कर सकते उसका, बिल्कुल सही है सर, डेटा के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, तो ये गलत है, यूनिट भी स्टडी करती है, तो डी आंसर आ गया इसमें। आंसर ठीक कर लीजिए, इसके अंदर ए लिखा हुआ है, इसको डी कर लीजिए। सर ये 10th के पेपर में लिखा है सर, 10th के पेपर में लिखा है स्टैटिस्टिक्स सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कैसे? स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ी इसीलिए रहे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, किसके लिए बनाएं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं? हाँ जी। 11th क्वेश्चन, which of the following statements is true about the significance of economics? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं।
ए ऑप्शन लॉ ऑफ मोशंस स्टडी करता है, स्टडी ऑफ मैन एंड एनवायरनमेंट, स्टडी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प्स इन सेविंग द मैनकाइंड। तो देखिए जो बाकी सारी चीजें हैं सी के अलावा वो कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो साइंस से रिलेटेड है, तो इसीलिए सी ऑप्शन आंसर है। सर मैनकाइंड क्या होता है? मतलब इंसानियत के लिए, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि इंसानियत के बचाव के लिए हीरो आया है, सुपर हीरो, तो ऐसा कुछ है। ट्वेल्थ क्वेश्चन पर आ गए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। कौन से ट्रू नहीं है जी बताइए। पहला है स्टडी ऑफ मार्केट बिहेवियर डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इकोनॉमिक मैन, इकोनॉमी एज अ होल और इंडिविजुअल डिमांड। तो सर ये बी के अलावा बाकी सारे सही लग रहे हैं। किसी एक पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम पर्सन की अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पर नहीं जा रहे हैं इसीलिए। 13 मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग नहीं है, हमें करेक्ट मैच ढूंढना है, मतलब मैच करना नहीं है हमें। जैसे फर्स्ट के आगे रोमन में 1 लिखा हुआ है, 2 के आगे रोमन में 2 लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक जो है वो परफेक्ट लिखा हुआ है सामने सामने से, तो देखिए सही लिखा हुआ ढूंढना है। A man crossing a road which was 6-lane road, तो ये स्टैटिस्टिक्स डेटा है। A man jumped 20 feet wall from jumping 12 feet wall, not statistics data. Rajiv scored 50 in statistics, statistical data. Maya got 25 in economics, not statistics data. तो इसके अंदर एक तो सेकंड और फोर्थ ये दो आंसर सही हैं जी। देखिए फर्स्ट वाले में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, तो स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में अगेन मैंने कहा कोई एवरेजिंग होगी, कोई कंपैरिजन होगा, स्टैटिस्टिक्स वही है। तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फर्स्ट और थर्ड तो गलत है। सेकंड और फोर्थ में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अगेन वो भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं है। आगे दोनों में ये लिखा हुआ। सेकंड वाले केस में एक कंपैरिजन हो गया, ध्यान से देखो, पहले वो 12 फीट की वॉल पे जंप किया, अब 20 फुट की वॉल पे, तो एक कंपैरिजन आ गया थोड़ा सा, तो ये स्टैटिस्टिक्स डेटा हो गया कंपैरिजन की वजह से, है ना। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है नॉट स्टैटिस्टिक्स डेटा, इसलिए सेकंड वाला भी फॉल्स हो गया और फोर्थ वाला परफेक्ट सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंपल इंफॉर्मेशन है, ये स्टैटिस्टिक्स डेटा पक्का नहीं। तो फोर्थ वाला आंसर है डी ऑप्शन सही। 14th में आ गए, इसमें भी सेम काम करना है, करेक्ट वाला ढूंढना है। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का ये फंक्शन है, ये काम है कि ये इजी कर देता है मुश्किल फैक्ट्स को एक तरीके से टेबल पे लिख देना। दूसरा नो कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, तो प्लूरल में होता है, मतलब एक से ज्यादा होता है तो कंपैरिजन की बात आती है, ये कह रहा है कंपैरिजन नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, तो रिलेशनशिप दो ही पर्सन में बनेगा, सिंगुलर सेंस में नहीं बन पाएगा, इसलिए फॉल्स हो गया। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, एडवांटेज हुआ, इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है अगर किसी इंसान की, तो स्टैटिस्टिक्स की एडवांटेज हुआ, लिमिटेशन नहीं हुई, तो इसलिए फोर्थ भी गलत हो गया, तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही, ये आंसर आ गया। सर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स का क्या मीनिंग हुआ? फैक्ट्स मतलब इंफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल, तो डेटा बहुत मुश्किल है भाई। जैसे अगेन मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ जी, हम मतलब स्क्रीनशॉट भी लेते हैं, व्हाट्सएप से पिक्स भी आती हैं, हम खुद कैमरे से क्लिक भी करते हैं, बहुत सारी होती हैं। अब ये मिक्स हो जाएंगी, किसी को मिल नहीं पाएंगी, तो कॉम्प्लेक्स डेटा होगा। इसको सिंप्लीफाई करना काम है इंजीनियर का, जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, कि भी सबकी अलग अलग फोल्डर बन जाएंगे, सामने वाले को आसानी हो जाएगी ओपन करने के लिए। 15 में सेम काम करना है जी, सामने वाला जो करेक्ट है वो ढूंढना है। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसे नहीं होंगे, तो ये यूज है स्टैटिस्टिक्स का। देखिए यूनिफॉर्म होने चाहिए, मतलब जैसे अगेन भाई कंपैरिजन तभी हो पाता है जब दोनों चीजें सेम सी हो, अलग अलग होंगी तो कंपैरिजन नहीं हो पाता। फॉल्स हो गया ये। सेकंड statistical methods are not applicable to qualitative study, ये बात सही है जी।
हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ें स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव नहीं करते स्टडी, और ये लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल सही लिखा है सेकंड वाला। थर्ड, स्टैटिस्टिकल लॉज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एवरेज विच में गिव फॉल्स रिजल्ट। फॉल्स क्यों देगा सर, ये सही रिजल्ट देगा, फॉल्स हो गया यहाँ से। फोर्थ, jurisdiction of statistics cannot be reduced to individuals। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल स्टडी भी करते हैं हम, तो इसलिए भी फॉल्स हो गया। तो बी ऑप्शन आंसर आ गया सेकंड में, सेकंड वाला सेकंड। असर्शंस पर आ गए जी। पहला, अरुण ने कार परचेज करी है भारत ऑटोमोबाइल से, ये असर्शन में लिखा हुआ है। अरुण एक कंज्यूमर है as he was the reason of the economic activity performed। दोनों बातें सही लिखी हुई है जी, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है ए को, इसलिए बी ऑप्शन सही है। सेकंड, हाउसवाइफ वर्किंग इन द हाउस इज टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही लिखा है जी, हाउसवाइफ घर पर काम कर रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमिक में अर्निंग होनी चाहिए कोई ना कोई, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगा। रीजन, देयर इज नो मॉनेटरी गेन और सैलरी पेड टू हाउसवाइफ। ये एक्सप्लेन कर रखा है बिल्कुल सही से, कोई सैलरी मिलती कुछ इनकम नहीं होती, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही। सर बात नहीं है सर, फर्स्ट वाले में जो रीजन लिखा है वो जैसे वो गलत है, मतलब वो करेक्ट है लेकिन वो एक को स्पेसिफाई नहीं कर रहा। सर यहाँ पे क्या आना चाहिए था कि वो एक को स्पेसिफाई कर जाए, तो क्या क्या आ सकता था। बाय परचेजिंग ऑफ कार इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, परचेजिंग ही तो करी उसने। तो जब कोई परचेज करता है तो कोई सेल भी करता है, किसी ना जो एक्टिविटी से किसी ना किसी की इनकम हो उसे एक्टिविटी कहते हैं सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आ गए जी। मोहित गेट्स अ रेज इन हिज सैलरी बाय 10%। 10% सैलरी उसकी बढ़ गई, मान लीजिए पहले 10,000 थी तो 11,000 हो गई। एज ही वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द वीक फॉर 3 months स्ट्रेट। लगातार 3 महीने को एम्प्लॉय ऑफ द वीक उसको नाम दिया गया। रीजन पे आते हैं जी, द रेज इन द सैलरी इज अ पार्ट ऑफ द कंजम्पशन फॉर मोहित। तो कंजम्पशन थोड़ी ना होगा ये, रेज ऑफ सैलरी इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा इनका सैलरी अगर बढ़ रही तो इनकम बढ़ रही, कंजम्पशन नहीं बढ़ रही। ठीक बात है, तो रीजन इसमें फॉल्स हो गया। रीजन फॉल्स वाला ऑप्शन ही था सी ऑप्शन। तो उसकी सैलरी बढ़ गई है, उसकी सैलरी बढ़ी, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो चीज ज्यादा कंज्यूम करेगा आपसे। देखो मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ तो एक्सपेंस है कि इनकम, एक्सपेंस, लेकिन मैं कुछ बेचूंगा इनकम भी होगी। तो उसे जब बेचोगे तब होगी ना। एग्जैक्टली, आपको आंसर मिल गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए जी। राजीव ने 57 मार्क्स स्कोर करे हैं मैथमेटिक्स में, 98 मार्क्स रवि ने स्कोर करे हैं स्टैट्स में, अनीता ने 45 स्कोर करे हैं इकोनॉमिक्स में। ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए सर क्या होना चाहिए, तो ये अगेन या तो जैसे हमने पढ़ा था अकाउंट्स में भी इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन, या तो दोनों पर्सन सेम है, ईयर अलग अलग है, या फिर कंपनी अलग अलग है, ईयर सेम है। इसमें आप मतलब अपने मार्क्स अकाउंट्स के, अपने फ्रेंड के अकाउंट्स के मार्क्स से कंपेयर तो कर सकते हो, लेकिन अपने अकाउंट्स के मार्क्स और अपने फ्रेंड के इको के मार्क्स अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरिजन नहीं है। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए था, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तो स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, फॉल्स हो गया। और असर्शन फॉल्स हो ऐसा तो सिर्फ डी ऑप्शन के अंदर है। क्वेश्चन 5 पर आ गए जी। कुछ नंबर्स दे रखे हैं, वो लिखा हुआ है कि 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं क्लास 10 में, तो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो मार्क्स अगर 10 बच्चों के हमने लिए हैं तो डेटा है ये, इससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे कोई ना कोई। सही। द स्टैटिस्टिकल डेटा आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड हैव टू हैव सम होमोजेनिटी, मतलब कोई ना कोई सिमिलरिटी, कोई ना कोई मतलब अलग ना हो, जैसे सभी के 100 में से मिले हुए हों, सभी को मार्क्स से सभी के सेम सब्जेक्ट के हों, एक ही चीज होमोजेनियस होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों बातें सही हैं, ये ऑप्शन आंसर आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट कैलकुलेट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, करेक्ट है जी, ओनली क्वांटिटी रिकॉर्ड किया जाता है। रीजन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर द एस्पेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी दो कांट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी,
यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है ये एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर रीजन में ये लिखा होता है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर फॉर्म में नहीं होता, उसकी हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिखा होता तो वो प्रॉपर रीजन बन जाता है, इसलिए बी आंसर कर रहे हैं इन्हें। 7th पर आ गए। सर इसका ए होना चाहिए था, अगर देखते मैं बताया ना कि ए ऑप्शन में तो लिखा हुआ है क्वालिटेटिव रिकॉर्ड नहीं करते, और बी में लिखा है क्वालिटेटिव का मीनिंग बता रखा है, क्यों रिकॉर्ड नहीं करते ये नहीं बता रखा। रीजन शुड बी द रीजन नॉट अ फैक्टर। 7. The government and policy makers use statistical data to formulate suitable policies of economic development. गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करती है, कोई नई पॉलिसी बना सकती है। जैसे नोटबंदी हुई तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई कंट्री के अंदर, नोटबंदी कर देनी चाहिए, उससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, तो स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके ही कोई पॉलिसी बना सकती है। रीजन, इंडेक्स नंबर्स, forecasting and demand analysis are extensively used in formulating economic policies. ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो डिमांड एनालिसिस हमने पढ़ी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फोरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर का एस्टिमेट, तो इकोनॉमिक्स के डेटा की हेल्प से ही हम फ्यूचर का एस्टिमेट लगाते हैं। जो शेयर मार्केट है वो 100% फोरकास्टिंग पे ही डिपेंड है कि कोई शेयर है वो पिछले 5 सालों से इतना शेयर बढ़ता आ रहा है, तो हम ये फोरकास्ट करते हैं उसके बेस पर ये फ्यूचर में भी बढ़ेगा, उस बेस पर खरीदते हैं। कोई शेयर का प्राइस फ्यूचर से डाउन होता आ रहा है तो हम ये फोरकास्ट करते हैं कि आगे जाके भी डाउन होगा, तो ये शेयर नहीं खरीदना चाहिए। फोरकास्टिंग इसे कहते हैं, ये फ्यूचर का एस्टीमेट प्रीवियस डेटा के बेस पर लिया जाता है। इंडेक्स नंबर नाम से चैप्टर है, पढ़ेंगे हम अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर आगे जा करके। ऑप्शन ए आंसर आएगा, सब कुछ सही है। 8th क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स सॉल्व्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है। स्टैटिस्टिक्स इज एन indispensable tool for a proper understanding of various problem। उसी को हमने बता रखा है सॉल्व प्रॉब्लम कैसे करता है, टूल है, इसके जो फॉर्मूलेज हैं, इसके मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। करेक्ट है। 9th, स्टैटिस्टिक्स कैन ओनली डील विद क्वांटिटेटिव डेटा। करेक्ट है। रीजन, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस आर नॉट स्टैटिस्टिक्स unless they are assigned numerical equivalence। सही है जी। इसमें डी आंसर गलत दे रखा है, बी कर लीजिए। टेंथ पे आ गए जी। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर इकोनॉमिस्ट। Statistics helps him to understand the economic problem। सही है कुछ ये ऑप्शन। सर इंडिस्पेंसिबल टूल मतलब ये बेकार नहीं होगा, डिस्पेंसिबल तो जो बेकार रहता है, इन पर जो बेकार नहीं होगा, बार बार काम आएगा। तो केस स्टडी पढ़ लीजिए जी, आपको आंसर ट्राई करना है इसके, शुरू हो जाएगी। सेकंड चैप्टर जी, कलेक्शन ऑफ डेटा। द क्वार्टरली जर्नल ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इज सर्वेक्षण, इसी ऑप्शन में नाम है इसका, क्वार्टरली जर्नल का ये नाम है। सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ टूल व्हिच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो जो डेटा है उसी की हेल्प से हमको इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 2 डेटा के होते हैं। आरुष बता, प्राइमरी कौन सा होता है? सर जो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इन्वेस्टिगेट करे। सेकेंडरी कौन सा होता है? सेकेंडरी सर जो हमने किसी पब्लिक सोर्स से ले रखा है, जैसे किसी वेबसाइट। करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पर आ गया जी, डैश आर डेटा कलेक्टेड बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड वाला कौन सा होता है? प्राइमरी। प्राइमरी होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद करता है। इफ द डेटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड, स्क्रूटिनाइज्ड एंड टेबुलेटेड बाय मतलब डिटेल चेकिंग, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जैसे इनकम टैक्स में बहुत फेमस टर्म है स्क्रूटनी। मतलब हम जब इनकम टैक्स भरते हैं, ज़्यादा पहले आपको इनकम टैक्स जब भरते हैं वो कॉन्सेप्ट है इंडिया में सेल्फ असेसमेंट का, खुद अपनी इनकम कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट करो, कर दो।
इनकम टैक्स वाले चेक करेंगे, उन्हें कोई डाउट लगता है तो आपके पास नोटिस आएगा। तो नोटिस अगर आता है हमारा तो उसको कहते हैं कि आपका केस स्क्रूटनी में आ गया है, मतलब डिटेल चेकिंग होगी आपकी, एक चीज़ की इनकम की हिसाब किताब देखा जाएगा। तो नोटबंदी हुई थी तो 2.5 लाख रुपए तक आपको पता है कि हम कैश जमा करके अकाउंट से निकाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। जिसने ज़्यादा कैश जमा करा है उसके घर पे लेटर आया था स्क्रूटनी का कि आपने इतना पैसा जमा करा, कैश कहाँ से आया, आपके पास उसका हिसाब दीजिए। तो केस स्क्रूटनी में आ गया मतलब ये। अगर सर जवाब नहीं दे पाए तो आपकी जितना भी आपने पैसा जमा करा है वो सारी सारी आपकी इनकम मानी जाएगी। वो भी ऐसी इनकम जो आपने शो नहीं कर रखी थी, ब्लैक मनी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी देनी पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इनकम टैक्स ऑफिसर कभी से भी लगा सकता है। आपकी इनकम सपोज 5 साल पुरानी है तो 5 साल पहले आपको टैक्स देना था, 5 साल से अब तक इंटरेस्ट भी भरो, पेनल्टी भरो, टैक्स भी भरो। लगभग जीरो। तो वो तो साइन क्यों लेंगे उसके? तो इससे तो भाई अगर पनिशमेंट नहीं रखेंगे तो लोग इनकम टैक्स ईमानदार से क्यों भरेंगे? तो सर जब इनकम टैक्स भरते हैं तो उसमें सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, हाँ, इतनी इनकम इतना इनकम टैक्स एक तो पे करते हैं और इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है। रिटर्न का मतलब स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। मैं अभी प्लान कर भी रहा हूँ, शायद मैं क्लास वगैरह में दिखाऊंगा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा किस कैसे कैसे हेड्स होते हैं, 5 हेड होते हैं, कौन सी इनकम कहाँ से है ये शो करते हैं उसके अंदर। सर व्हाइट मनी और ब्लैक मनी होती क्या है? व्हाइट मनी का मतलब कि जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो मैं इनकम टैक्स रिटर्न में शो भी करता हूँ। ब्लैक मनी होती है जो मैं अर्न तो कर रहा हूँ बट वो ब्लैक मनी मैं उसको शो नहीं कर रहा अपने रिटर्न में और उस पर टैक्स भी नहीं भर रहा। जैसे हमारे पास कहीं से कैश आया 4,000 हमने किसी को दे रखा था, वो हमने नहीं तो व्हाइट मनी से दे। नहीं, इनकम थोड़ी ना कि वो आपने दे रखा था ना किसी को, तो आपकी तो और उसकी इनकम। डबल मिले ना, मैं डबल मिले। अच्छा, तो आपको आधी जो आपकी इनकम होगी, मतलब आपने किसी को 4,000 रुपये दिए थे तो आपको 8,000 मिले हैं, तो 4,000 रुपये आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है, या आपको इनकम शो करनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न में, और आपको इस 4,000 के प्रॉफिट पर टैक्स भरना चाहिए। आप टैक्स भर रहे हैं तो ये आपकी व्हाइट इनकम है, टैक्स नहीं भर रहे हैं तो ये आपकी ब्लैक इनकम। लेकिन वो जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है इंडिया में, एक कॉन्सेप्ट है अभी। तो इनका 5 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम है, इनकम कम है, तो आप चाहे तो इनकम टैक्स रिटर्न ना भी भरें। सर बाहर कितनी होती है लगभग? बाहर मतलब इंडिया से बाहर इनकम टैक्स नहीं होता बाहर? हर कंट्री में होता है, हाँ तो बाहर भी तो बाहर हर कंट्री का अलग अलग है। हर कंट्री का अलग है। कौन से क्वेश्चन पर आ गए जी हम? 5th क्वेश्चन देते हैं। डेटा कलेक्ट कर लिया हमने, प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस किसी और एजेंसी ने करा तो ये कहलाएगा सेकेंडरी डेटा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए जी, डेटा टेकन फ्रॉम द वेबसाइट इज secondary data. Dash is a method of gathering information from individuals. देखिए एक पर्सन से हम ले रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो सर्वे हो गया ये। The most common type of instrument used in survey. सर्वे के टाइम में कौन सा सबसे बेस्ट है, सबसे फेमस है? क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल। मतलब हम कहीं सर्वे करने जाते हैं तो क्वेश्चनेयर लेकर जाते हैं, उनसे सीधा सीधा पूछते हैं वो, या फिर घर में कितने लोग हैं, उसकी एज कितनी है, वो क्या काम करते हैं, मतलब क्वेश्चनेयर रेडी होता है, तो वो काफी क्विकली काम हो जाता है। 9th, what are the points you should keep in your mind while preparing the questionnaire? क्या चीज होनी चाहिए? पहला, क्वेश्चनर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव्स। मतलब आपको क्या करना नहीं पसंद, ये करना नहीं पसंद, तो डबल नेगेटिव आ गया तो कंफ्यूजन हो जाती है वहाँ पर। आपने एमसीक्यू में थ्योरी में भी देखा होगा, कई बार नेगेटिव आ जाता है, दिस इज नॉट द लिमिटेशन, तो ऑप्शन के अंदर ऐसे आ गया, उसमें भी नॉट लिखा हुआ है, तो नॉट से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ग्रेड। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट ना होने चाहिए, डबल नेगेटिव ना हो। 10th क्वेश्चन, तो उसमें सारी ऑप्शन आ गई, जैसे सारी चीजें होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा प्राइवेट क्वेश्चन ना पूछे। हाँ जी, ये भी आ सकता है। हाँ, कोई ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जिसमें आंसर देने में सामने वाले को दिक्कत हो। Where do you want to go for a picnic? Dash is a question. कैसा क्वेश्चन है ये? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब कि इसमें कोई भी आंसर आ सकता है। तो का मतलब लिमिटेड होता है कि यही आएंगे, ऑप्शंस होते हैं। सर यस नो दे सकता था। क्यों? Where do you want to go? इसमें यस नो कैसे लिखो? Do you want to go for picnic? इसमें तो यस नो आएगा। 11th, when there are only 2 possible answers, it is called two-way क्वेश्चन हो गया जी, ये 2 ही ऑप्शन है इसके पास। सर टू वे क्वेश्चन क्या होते हैं? मतलब जहाँ पे 2 ही आंसर हो सकते हैं बस, कोई ऐसा क्वेश्चन। सर इसका डी ऑप्शन क्या था? 10th वाले का ऑब्जेक्टिव था। हाँ, स्ट्रक्चर के अंदर ना मेंशन कर देते हैं, ऐसा ऑप्शन दे देते हैं तो वो एमसीक्यू। 12th वाले में आ गई,
when there is a possibility of more than 2 options of answers, तो कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा जी? एमसीक्यू। जब 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो तो एमसीक्यू वाला ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन। 13th dash allow for more individualized responses। हर एक के अपने, जैसे हम भाई खुद सोच करके चले जाएं कि भैया ये ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर हम ओपन एंड वाला रखते हैं, हमने वाला कुछ भी अपने आंसर ले सकता, तो हमें पता लगा कि ये चाहिए आंसर भी हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया जी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पांस आएंगे, मतलब हर एक के इंडिविजुअल के अपने अपने अलग अलग डिफरेंट टाइप के आएंगे। 14 when the researcher has access to all the members, which method of data collection is used? पर्सनल इंटरव्यू। जब हम सबका डेटा अवेलेबल तो जाके पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं सबका। 15 which of the below is not a disadvantage of mailing questionnaire? मेलिंग क्वेश्चनर का नुकसान लिखे हुए हैं, एक नुकसान नहीं है सर एक मोस्ट एडवांटेज है नहीं, मेलिंग तो सस्ता पड़ता है ना, मेलिंग वाला सस्ता पड़ता है तो एडवांटेज नहीं। करेक्ट, ये ऑप्शन आ गया आंसर। पर्सनल इंटरव्यू महंगा पड़ता। 16th में आ गया डैश हेल्प्स टू नो द शॉर्टकमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्वेश्चनर। कमियां पता लगती हैं जिससे। पायलट सर्वे, ध्यान है पायलट सर्वे बताओ। पायलट सर्वे क्या करते थे, हमने क्वेश्चन जैसे पूछ लिए, उसके बाद मेरे को लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन गलत था, ये नहीं पूछना चाहिए था, या ये भी पूछता, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए था, तो हमने ऐड वगैरह करके लेस वगैरह करके ये बात वो पूछेंगे, मतलब इसमें एडजस्टमेंट करते रहते थे तुरंत। जान ये एक स्टडी से पूछ लिया फिर उसमें चेंजेस करें। 17 a survey which includes every element of population, हर एक आइटम पॉपुलेशन की हो, सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन, तो ये दोनों ही आ गए सर। सैंपल वाले में कंप्लीट नहीं आते तो इसलिए सही आंसर नहीं है ए एंड बी। अच्छा इन्यूमरेशन क्या होता है? न्यूमरेट मतलब के नंबर्स में बताना, इन्वर्ट मतलब वो काम करना, वर्ब बन गया। हर 10 साल के बाद सेंसस लिया जाता है जी। सिर्फ कंट्री का होता है, सिर्फ इंडिया के रह 10 साल का नहीं, इंडिया में तो 10 का कॉन्सेप्ट, बाकी हर कंट्री का अपनी छूट है। 19 dash in statistics means totality of the items under study, तो पॉपुलेशन यूनिवर्स ये सिनोनिम से ध्यान दो आपको। तो पॉपुलेशन और जैसे मान लीजिए मुझे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की डेटा लेना है, तो सारे स्टूडेंट्स को जो मैं पॉपुलेशन बोलूंगा या फिर यूनिवर्स बोलूंगा, तो दोनों सिनोनिम इस्तेमाल किए जाते हैं सिनोनिम स्टैटिस्टिक्स के अंदर। 20 dash sampling every individual has an equal chance of being selected। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, अंदाजे से किसी को ले लेते हैं। नॉन रैंडम में हम सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 को लेंगे, अगले 5 को लेंगे, हाँ। नॉन रैंडम में हम चूज करते हैं कोई ना कोई बेसिस पर। रैंडम वाले में हम कोई ना कोई बेस नहीं लेते, रैंडमली किसी को भी ले लेते हैं। सर फिर ऐसे तो रैंडम कम यूज होता होगा। नहीं, रैंडम ही ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसमें बाइसनेस नहीं है। ठीक, जैसा आपने देखा वो इंग्लिश मीडियम मूवी आई थी, उसमें मतलब एडमिशन के लिए, स्कूल एडमिशन के लिए उन्होंने, जो हीरो ने भरा था गरीब कोटे वाला फॉर्म भरा था कि हम गरीब घर से हैं और हमें एडमिशन चाहिए, तो हर स्कूल के अंदर कोटा गवर्नमेंट ने बना रखा कि आपको जो गरीब बच्चों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए उनको एडमिशन देना पड़ेगा, लेकिन सीट्स होती है लिमिटेड। उसमें करीब के शायद 4 या 5 सीट्स थी उसके अंदर, लेकिन करीब 20-30 उसके अंदर थे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, तो अब उनमें से किसको कैसे सेलेक्ट करें, तो रैंडम सिलेक्शन किया गया, मतलब सबके नाम की पर्ची रख दी और जिसके नाम की पर्ची आई उसको एडमिशन दी थी। दिस इज रैंडम सिलेक्शन, हमने कोई बेस नहीं लिया कि इसको लेंगे इसको नहीं लेंगे, ऐसा कुछ। सर मेरी क्लास में मेरे इकोनॉमिक्स सर ने एक एक्टिविटी करवाई थी, उसमें उन्होंने उन्होंने 10 लड़के और 10 लड़कियों का नाम लिख दिया था, और एक असम्पशन थी भाई 5-5 का रेशो आएगा, ठीक है सर। रेशो 5 का नहीं आया, इक्वल नहीं आया। अच्छा, तो मतलब आगे सर इक्वल नहीं आया ना, जैसे 5-5 का आना था, तो इक्वल क्यों आएगा जब हमने 10-20 नाम मिक्स कर दिए, पर्चे मिक्स कर दिए ना सारे के सारे, तो 20 में से उसका सब 10 के 10 बॉयज आ जाते हैं, ये भी तो हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता है, क्यों आएगा? ऐसा कौन सा रूल कहता है कि हमने 20 में से अगर 10 अलग टाइप की पर्चियां तो इक्वल ही हैं, ऐसा कोई रूल नहीं। अब ये तो मुझसे कंक्लूजन क्या निकला उस सर्वे का, सर्वे के बाद आप उस सर्वे हम किस पर्पस से कर रहे हैं और
सर ने कंप्लीट करने के बाद क्या सीखा हमने इसके लिए कंफ्यूज होने का, वो चीज़ तो आप उस पर फोकस करो। चलिए इतना करते हैं आज।